नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे DRDO द्वारा बनाए जाने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 1 के नेक्स्ट वेरिएंट के बारे में, यानी कि अस्त्र मार्क 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। अस्त्र मार्क 2 को लेके जो भी प्रोग्रेस रही है उसको हमने फॉलो किया है और उस पर बात भी की है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो 15 दिसंबर को आई थी, जब इसके लिए जो EOI है वो निकाला गया था, जहाँ पे अस्त्र मार्क 2 के इंटीग्रेशन को लेके 4 जो Su-30 MKI प्लेटफॉर्म है उनको चुना गया था और वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने के लिए एक जो फॉर्म है उसका सिलेक्शन किया जाना था। अभी फिलहाल अस्त्र मार्क 2 को लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उसका पहला टेस्ट है वो कल कंडक्ट किया जाएगा। पॉसिबली जो टेस्ट है वो ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी से कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे मिसाइल के जो भी पैरामीटर हैं, बेसिक पैरामीटर ट्रेजेक्ट्री को लेके वो चेक की जाएगी और उसके कंप्लीशन के बाद ही जो फ्लाइट टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे पॉसिबली अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट कर दिया गया है 4 प्लेटफॉर्म से जो कि Su-30 MKI के हैं। तो एक बार जो ग्राउंड टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया जाता है तो पॉसिबली अगले 20 से 25 दिनों में जो फ्लाइट टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर स्पेशली बात करते हो ग्राउंड टेस्ट को लेके कौन कौन से पैरामीटर देखे जाएंगे, तो पहला आपका हो जाता है कि लॉन्चर से वो कैसे निकलता है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहती है उसको नेविगेट किया जाएगा। जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बर्न रेट को लेके वो कैसा रहेगा, वो चीज़ वैलिडेट की जाएगी। मिसाइल का जो एयर फ्रेम है वो कैसे बिहेव करता है, एरोडायनामिक कंडीशन को लेके एक एक्चुअल कंडीशन में जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मैनेज की जाएगी, ये चेक किया जाएगा। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पे जो बाकी के सेंसर है वो कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों को वैलिडेट किया जाएगा। अस्त्र मार्क 2 को लेके हम सभी जानते हैं कि जो उसकी रेंज होने वाली है वो 160 किलोमीटर के ऊपर होने जा रही है। ये इस्तेमाल करने जा रहा है डुअल पल्स मोटर का। ये उसी तरह का मोटर जो आपके MRSAM में लगा हुआ है, जहाँ पे आप प्रोपल्शन फ्यूल को 2 भागों में बांटते हो, जो कि आपको एक एडवांटेज देके जाता है एंड गेम में। जब आप टारगेट के नजदीक पहुंच रहे होते हो, स्पेशली मैन्यूवरेबल टारगेट के नजदीक, तो वहाँ पे उसको मनूवर करते हुए हिट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपको चाहिए होगी और वो चीज़ आपको डुअल पल्स देने में सक्षम होता है, जो कि सिंगल पल्स में एंड गेम में जो एनर्जी मिलती है वो आपको पर्याप्त नहीं मिलती है। तो वहाँ पे टारगेट के मिस होने के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। अगर बात करोगे परसेंटेज की कि डुअल पल्स की जो मिसाइल होती हैं, अगर उनको आप मैक्सिमम रेंज से फायर करोगे तो कितने % टारगेट को हिट करने में सक्षम होती हैं, तो आमतौर पर डुअल पल्स की जो मिसाइल होंगी वो अराउंड 40% टारगेट को हिट करने में सक्षम होते हैं अगर उसको मैक्सिमम रेंज से फायर करते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मिसाइल फायर की, आप टारगेट को हिट कर सकते हो मल्टीपल मिसाइल फायर करके। जहाँ तक बात करते हो सिंगल पल्स मोटर की, जैसे कि हमारा अस्त्र है, उस तरह के मिसाइल को अगर फायर करोगे जैसे कि 100 किलोमीटर के ऊपर की रेंज के टारगेट को, तो उस केस में जो किल प्रोबेबिलिटी होती है वो 30% के अराउंड होती है सिंगल पल्स के लिए। तो वहाँ पे आपको टारगेट को हिट करने के लिए मल्टीपल मिसाइल फायर करनी पड़ेंगी, जैसे 2 से 3 के नंबर में, तभी जो आपको किल प्रोबेबिलिटी है वो इंप्रूव रहेगी अगर आप उस मिसाइल के मैक्सिमम रेंज में फायर कर रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी सवाल थे अस्त्र मार्क 2 के नो एस्केप जोन को लेके, मतलब वो जोन जहाँ पे मिसाइल के पास जो एनर्जी होती है वो पर्याप्त होती है और उस पर्टिकुलर एरिया से, सर्कल से कोई भी जो टारगेट है वो भाग नहीं सकता है। तो वो चीज़ अस्त्र मार्क 2 की 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड रहने वाली है, जो कि इसका नो एस्केप जोन होगा। मतलब अगर टारगेट इतने नज़दीक है और अपने अस्त्र मार्क 2 फायर कर दिया तो अपने किल को जरूर अचीव करेगा वो। ये तो बात हो गई नो एस्केप जोन को लेके। यहाँ पे अस्त्र मार्क 2 के जो फ्लाइट टेस्ट होंगे वो 3 फेजों में कंडक्ट किए जाएंगे और उनका जो कंप्लीशन है वो 2021 के एंड तक होना है और प्रॉब्ली 2022 के शुरू में यानी कि Q1 में अस्त्र मार्क 2 को इंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये आपके ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है उन पे जाने वाले हैं, जैसे कि Su-30 MKI तेजस पे जाएगा, प्रॉब्ली आपके जो MiG-29 है वहाँ पे भी जाने वाले हैं। और तेजस मार्क 2 AMC के लिए ऑलरेडी प्लान किए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है अस्त्र मार्क 3 की, हालांकि जो डेजिग्नेशन है वो अभी दिया नहीं गया है, लेकिन जो भी मिसाइल SFDR पे बेस्ड होगी उसकी जो पहली फ्लाइट प्लान की गई है वो 2022 में की गई है और वो भी 2023 में इंडक्ट होना है। तो कुछ इस तरह से है जो भी आपके अस्त्र के वेरिएंट है उनका स्टेटस। बात करोगे जो टेस्ट कंडक्ट किया जाने वाला है मार्क 2 का, उसके लिए 3 दिन दिए गए हैं, 18, 19 और 25। इन 3 दिनों के बीच में ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगर सारी कंडीशन आइडियल रहती हैं, वेदर आपके अनुकूल रहता है, तो जो टेस्ट है वो कल ही कंडक्ट किया जाएगा। होपफुली इसे कल ही कंडक्ट कर लिया जाए और जल्दी इसकी जो फ्लाइट ट्रायल है वो कंक्लूड किए जाएँ। बात करते हैं एक और टॉपिक को लेके जो कि हीरोन TP के बारे में है। हम सभी जानते हैं जो हीरोन TP है उसको बनाती है इजराइल के IAI। यहाँ पे हीरोन TP को लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने 4 के नंबर में लीज पे लिए हैं। जिस तरह की भारत की रिक्वायरमेंट थी लद्दाख में, उसको देखते हुए लीज पे लिए गए हैं, क्योंकि स्पेशली बात करते हैं हीरोन TP की, तो ये सक्षम है 30 घंटे से भी ऊपर हवा में रहने में और जो ऑल्टीट्यूड है ये अचीव कर सकता है 46,000 फीट के अराउंड। तो ऑलमोस्ट जो पैरामीटर हैं वो लद्दाख जैसे कंडीशन के लिए सूटेड है, इसलिए इसको लीज पे लिया गया है। ये जो लीज है अगर कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज की मानते हो तो तकरीबन $200 मिलियन के अराउंड पड़ी है 3 साल के लिए। तो अनुमानित तौर पे एक UAV के लिए आपको पे करना पड़ रहा है 124 करोड़, जो कि 1 साल के लिए है। यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो ड्रोन के लीज हैं, एक तरह का जो रिलीफ है रुस्तम 2 को वो देने जा रहे हैं। रुस्तम 2 को यहाँ पे एक विंडो मिल गई है। हम सभी जानते हैं कि रुस्तम 2 कुछ महीनों में आपको तैयार मिलेगा और पॉसिबली 1 से 1.5 सालों में प्रोडक्शन लेवल पे पहुंचने वाला है। तब तक के लिए जो एक सपोर्ट है वो आपको हीरोन TP से मिल जाएगा, क्योंकि ये डील काफ़ी इंटरनली की गई है। तो इसको लेकर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो उपलब्ध नहीं है। तो कॉस्ट को लेकर कुछ भी क्लेम करना वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा।
लेकिन यहाँ से मेरा वही टेक अवे है कि जो विंडो है रुस्तम 2 को ये वो दे देगा। तब तक के लिए हमारे जो रुस्तम 2 है जो कि सेम क्षमता आपको देंगे जो हीरोन टीपी आपको दे रहा है। यहाँ पे हीरोन टीपी की क्षमता की बात करते हो तो ये 30 घंटे से ऊपर फ्लाई करने में सक्षम है। रेंज इसकी 1000 किलोमीटर से ऊपर की है जैसे हमारे रुस्तम 2 में है सैटेलाइट के थ्रू। ऑल्टीट्यूड है वो 45,000 फीट के अराउंड है। रुस्तम का 30 से 35,000 फीट के अराउंड वेरी करने वाला है। इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड कैरी करता है ये। IR कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, लेजर डेजिग्नेटर, इन सभी को ये कैरी करता है। जबकि ये SAR ऑपरेशन भी करने में सक्षम है। कैरी करता है एक मेरीटाइम पेट्रोल रेडार यानी कि MPR। जबकि एलिंटो कॉमेंट के लिए जो सेंसर है वो भी कैरी करता है जैसे हमारे रुस्तम 2 कैरी करते हैं। डेटा लिंक की बात करो हीरोन टीपी में तो सैटकॉम में कैरी करता है। जो लाइन ऑफ साइट है वहाँ पर जो उसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर के अराउंड है और 250 किलोमीटर के अराउंड हमारे रुस्तम 2 में है। जबकि जो भी आपके ग्राउंड से मिशन कंट्रोल होंगे वो वैसे ही होने वाले हैं जैसे कि आप रुस्तम 2 में देखने वाले हो। तो कुछ इस प्रकार का है आपका हीरोन टीपी और मुझे नहीं लगता कि इसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी जो इजरायली पर्सनल हैं वो यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपके पास वेरिएंट है हीरोन का वो आप ऑलरेडी ऑपरेट करते हो। आपके पास एक यूनिट है एयरफोर्स में जो उसको ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे किसी भी इजरायली पर्सनल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि नेवी के सी गार्डियन के साथ कुछ जो पर्सनल हैं जनरल एटॉमी के USAF के वो यहाँ पे मौजूद थे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। बहरहाल इस तरह का जो प्रोक्योरमेंट है उसको मैं एक विंडो के रूप में देख रहा हूँ कि इनको ना खरीद के रुस्तम 2 को एक जो विंडो है वो दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।